नमस्कार दोस्तों। फॉर्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज एस.एन. शुक्ला और उनकी सेकंड वाइफ सुजिता तिवारी के खिलाफ में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करप्शन केस रजिस्टर किया है। इनके अगेंस्ट एलिगेशन यह है कि इन्होंने 2.45 करोड़ रुपीस का संपत्ति अर्जित किया है 2014 और 2019 के बीच में, जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। बेसिकली आरोप यह है, यह जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे तब इन्होंने कई सारे प्राइवेट पार्टीज को फेवरेबल जजमेंट प्रोवाइड किया है, जिसे इन्होंने इलीगल तरीके से पैसे कमाया है और जितने पैसे इकट्ठा किया है इनकी सेकंड वाइफ सुजिता तिवारी के नाम। सोचिए दोस्तों, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट का हाईकोर्ट की बात हो रही है। कथित तौर पर उधर एक जज बस पैसों के लिए अपने जजमेंट्स को मैनिपुलेट किया है। अगर ये एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो सोचिए न जाने कितने लोगों को जस्टिस डिने हो गया होगा एक करप्ट जज की वजह से। वैसे ये कोई नया केस नहीं है दोस्तों जो इंडियन जुडिशरी के खिलाफ में रिपोर्ट हो रहा है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का एक जज के खिलाफ एक करप्शन केस रिपोर्ट हुआ था। सिक्किम हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस के खिलाफ में एक केस रिपोर्ट हुआ था। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जस्टिस के खिलाफ में केस रिपोर्ट हुआ था। इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में भी कथित तौर पर करप्शन केसेस रिपोर्ट हुआ है। और आपने एक 23 करोड़ गाजियाबाद पी स्कैम के बारे में सुना होगा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 7 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेस अलीजेडली इन्वॉल्व थे। वैसे रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. शुक्ला के बारे में बात करें तो 2021 में सीबीआई इनके खिलाफ में एक चार्जशीट फाइल किया था, वो भी एक करप्शन केस में, जिसमें इन्होंने अलीजेडली एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पार्टी को फेवर किया था अपने ऑर्डर्स के थ्रू। और दिसंबर 2019 में जस्टिस शुक्ला को सीबीआई ने बुक किया था अंडर सेक्शन 120B ऑफ द इंडियन पीनल कोड, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मतलब देखिए, जज साहब जो है करप्शन केसेस में काफी पुराना खिलाड़ी लग रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या ने जज भी अरेस्टेड? क्या एक जज को अरेस्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस, ये जज कैन बी अरेस्टेड। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट है टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है एंड नोबडी इज अबोव द लॉ इन द कंट्री। हमारे देश में लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी देखा जाएगा तो लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। देयरफॉर एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टैट्यूर इन सोसाइटी इज liable to be arrested if they are involved in any sort of activity not permitted by law। अगर ऐसे कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ जो लॉ के तहत परमिटेड नहीं है, then he or she is liable to be arrested regardless of his stature in society, चाहे वो कोई भी हो। तो अब हम कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे जो जजेस के पावर से रिलेटेड है, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, उनके अगेंस्ट एक्शन से। सबसे पहले सेक्शन 77 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। इधर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इट लेज डाउन दैट एनी एक्टिविटी डन बाय अ प्रिजाइडिंग जज इन एक्सेस ऑफ द पावर ही हैज बीन ग्रांटेड which they believe to have done in good faith given to them by law is not liable for any offense। देखिए, अगर एक जज गुड फेथ में अपनी ड्यूटी कर रहा है या फिर अपना पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, इसके लिए इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता। मतलब देखिए, अगर एक जज गुड फेथ में अपना पावर को यूज कर रहा है तो वो एक ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है। तो बेसिकली ये सेक्शन जजेस को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर सेक्शन 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसमें क्या लिखा है दोस्तों? एनी इंसल्ट और इंटरप्शन इज कॉज्ड बाय ए पर्सन towards another public servant who is a part of an ongoing legal proceeding, then the person causing such trouble will be liable to simple imprisonment extendable up to 6 months along with a fine। मतलब देखिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के टाइम पर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंजोर करता है, हर्ट करता है, तो उस पर्सन को 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट मिलने का प्रोविजन ये सेक्शन 228 में लिखा हुआ है। तो बेसिकली देखिए, लीगल प्रोसीडिंग्स में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? एक तो जज इन्वॉल्व रहता है, फिर एडवोकेट इन्वॉल्व रहता है, फिर जो पिटिशनर है, रेस्पोंडेंट है, वो सब इन्वॉल्व रहता है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स के टाइम पर अगर रेस्पोंडेंट को गुस्सा आ गया, पिटिशनर को गुस्सा आ गया, वकील को गुस्सा आ गया, एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश की या फिर कोई जज को अटैक करने की कोशिश किया, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है 228 जो है, ये भी जजेस को एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। केवल जज को नहीं दोस्तों, बाकी सारे पब्लिक सर्वेंट्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला है सेक्शन 345 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1975। इसमें बेसिकली
कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर के बारे में बताया हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या होता है? देखिए, कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर अगर किसी ने फॉलो नहीं किया या फिर कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश किया, पब्लिकेशन से, रिप्रेजेंटेशन से, स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश किया, फिर कोर्ट की बेइज्जती करने की कोशिश किया, यह सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, बेसिकली इस सेक्शन के थ्रू एक जज को कुछ पावर्स दिया हुआ है। मतलब देखिए, अगर कोई जज की बात नहीं सुनते हैं या फिर जज की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उनकी अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर है जज के पास। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में जजेस को उस पर्सन को एक मौका देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन करने के लिए। अगर कोर्ट सैटिस्फाइड है वो जस्टिफिकेशन से तो ठीक है, नहीं है तो उनके अगेंस्ट कोर्ट जो है एक्शन ले सकता है, उनके ऊपर फाइन इंपोज कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट करवाया जा सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज जजेस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1985। This act has been formulated to provide additional protection to judges। देखिए, जजेस को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया था 1985 में, दैट इज जजेस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1985। इस एक्ट का सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 states that no court shall entertain or continue any sort of legal proceeding against a person who is or was a judge for any criminal or civil act done or even spoken by them in the course of performing the official duties or functions। देखिए, एक जज अपना ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते वक्त या फिर अपना ऑफिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त अगर कुछ किया है, कुछ बोला है, उसके लिए उनके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता। ये लिखा है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1985 में। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जजेस को एडिशनल प्रोटेक्शन दिया गया। पर आपको एक बात समझना है दोस्तों, हाउएवर subsection 2 of this section has a non-obstant clause which states that the central or state government or the Supreme Court, High Court or any other authority under law shall have a right to take legal action in terms of civil, criminal or other necessary legal proceedings against any person who is or was a judge। तो बेसिकली जो हायर अथॉरिटीज है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या फिर कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो लॉ के अंडर एलिजिबल है, उनके पास राइट है लीगल एक्शन लेने का सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के खिलाफ में। सो बेसिकली सेक्शन 3 में जो लिखा है और सबसेक्शन 2 में जो लिखा है, दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रहा होगा। पर देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, सबसेक्शन 2 में जो लिखा है ना, ये काफी लॉजिकल बातें लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए, सेक्शन 3 में ये लिखा है कि एक जज अपना ऑफिशियल ड्यूटीज और फंक्शन परफॉर्म करते वक्त अगर कोई क्रिमिनल और सिविल एक्ट किया है, उनके खिलाफ में कोई भी कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिए। अब ये भी तो ठीक नहीं है ना, इसलिए सबसेक्शन 2 में और एक क्लॉज लिखा है दोस्तों, जो हायर अथॉरिटीज है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी अंडर लॉ के पास पावर होगा या राइट होगा उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का। ठीक है, फाइनली द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्ट में ऐसे कुछ प्रोविजंस है एक जज को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, आप सबको मालूम है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है तो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना पड़ेगा। वैसे कौन कौन से ग्राउंड्स पर एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को रिमूव कर सकता है? वन इज प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बेसिकली जज की तरफ से कोई मिसबिहेवियर होना चाहिए, उस मिसबिहेवियर को प्रूव भी करना पड़ेगा। सेकंड, ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जज इनकैपेबल है। ठीक है, नाउ जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में कुछ प्रोविजंस है दोस्तों, टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। तो बेसिकली एक जज का मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट होगा, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसको रेगुलेट किया हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। देखिए, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर एक जज को रिमूव करना है, मैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की बात कर रहा हूं, तो दो ऐसे प्रोविजंस है जिसमें आपको मेजर पॉइंट्स देखने को मिलेगा। वन इज आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बताया हुआ है, एंड सेकंड इज दिस वन, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968।
देखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये मोशन ऑफ इंपीचमेंट एड्रेस टू द प्रेसिडेंट इज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड देन डिलीवर्ड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो बेसिकली सबसे पहले एक मोशन ऑफ इंपीचमेंट एड्रेस करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, और उस इंपीचमेंट में एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा का साइन चाहिए या फिर 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का साइन चाहिए। ठीक है, इसके बाद लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को वो डिलीवर किया जाएगा। नाउ द मोशन इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ए कमिटी ऑफ 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। नाउ ये है दोस्तों वो प्रोसीजर। ठीक है, ये जो मोशन है इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का एक कमिटी होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होगा। बेसिकली उस कमिटी में वो कमिटी इन्वेस्टिगेट करेंगे उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस है, बेसिकली मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, जो भी है। एंड इफ द कमिटी फाइंड्स द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और दैट ही सफर्स फ्रॉम इनकैपेसिटी, द मोशन अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द हाउस वेयर मोशन वाज मूव्ड। बेसिकली ये कमिटी का रिपोर्ट के बेसिस पर होगा बाकी जितने एक्शंस हैं, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली जजेस के खिलाफ में जो एक्शन होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, ये कमिटी के थ्रू ही होगा, समझ रहे हो आप। द जज इज देन रिमूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजोरिटी। अब देखिए ये सबके बाद जज को अगर रिमूव करना है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो मोशन पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वैसे स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है, और एक बार मैं बता देता हूं। देखिए अभी के हिसाब से लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 543, ये 543 का 50% एबो मेजोरिटी चाहिए, मतलब 272 वोट्स मिनिमम चाहिए। सेकंड, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए 543 मेंबर्स में से 543 मेंबर्स हमेशा प्रेजेंट होगा क्या लोकसभा में? ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई मेंबर्स इधर उधर हो सकता है। तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वोटिंग के टाइम पर उनका 2/3 का वोट चाहिए। यह होता है दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो मोशन पास होना चाहिए, तब एक जज रिमूव हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।